नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आप सबके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर आपके सामने एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और आपके फेवरेट मॉर्निंग शो में एक बार फिर से हर वो खबर होगी, कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। हर रोज की तरह वादा है हमसे, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे हालात अगर किसी राज्य में है तो वो है पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से वहाँ हिंसा के हालात बने हैं। मुर्शिदाबाद से खबर सामने आई है, जहाँ पर बड़े स्तर पर मुस्लिम संगठनों के द्वारा प्रदर्शन बुलाया गया था और इस प्रदर्शन के दौरान जमकर यहाँ पर नारेबाजी की गई। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठाई जा रही है। जबरदस्त तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा की तस्वीरें जंगीपुर से सामने आई है। और देखिए, मुर्शिदाबाद में इससे पहले भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। आपको याद होगा, जब से वक्फ संशोधन बिल जो है वो लोकसभा में पारित हुआ था, तब से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। उसके बाद राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद अधिसूचना जारी हुई, कानून बना, लेकिन लगातार हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जारी है। और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी इस कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने भी तरह तरह के बयान इसको लेकर दिए हैं और फिलहाल इसी से जुड़ी भी ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के विरोध को लेकर हिंसा फिर से भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने यहां पत्थरबाजी और आगजनी की। उनकी तरफ से ट्रेन रोकी गई, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उग्र प्रदर्शनकारियों ने यहां पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक यहां एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। जंगीपुर इलाके में हाथों में लाठी डंडे और झंडे लिए भीड़ बीडीओ के दफ्तर में घुस गई। यहां भी जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद शमशेरगंज, सूती और धुलिया में बेहद तनाव है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस हिंसा के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाने की मांग हो रही है। Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. On receipt of information about certain troubles likely to brew in certain parts of Bengal, there was a confidential discussion between the governor and the chief minister, the contents of which I do not want to let out in the public domain now. Even today, when some of the disturbance broke out, discussions were held with the government authorities and the chief secretary has assured that government is taking very stern action. बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के बाद से ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और वीडियोस के जरिए हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हिंसा के बाद में पश्चिम बंगाल में फिलहाल मौजूदा हालात कैसे हैं, हमारी संवाददाता पूजा मेहता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ एक के बाद एक हिंसा की खबरें, घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से। कल भी हमने देखा कि जुम्मे के नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के इसी सूती इलाके में जो है किस तरह से हिंसा की आग भड़की। इसी नेशनल हाईवे पर जो है प्रदर्शनकारी घंटों तक बैठे रहे और जैसे ही पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, उन पर पथराव हुआ और साथ ही उन पर हमला भी हुआ। यहाँ के एक सीनियर ऑफिसर को जो है गंभीर रूप से चोटें आई हैं। अन्य पुलिसकर्मी जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं क्योंकि इतना ज्यादा पथराव हुआ। और यहाँ पर देखिए, आपको पीछे जो निशान दिख रहे हैं वो उन गाड़ियों के हैं जो पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि मुर्शिदाबाद में कैसे पुलिस पर हमला किया गया और कैसे पुलिस को अपने निशाने में लिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से पोस्ट को तोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल जो है मोड़ पर इलाका है। इस इलाके को शाहजुर मोड़ कहते हैं और यहाँ पर जो गाड़ियां थी हालांकि उसे हटा दिया गया है, लेकिन कुछ रिमेन्स जो है वो यहाँ पर आपको जरूर दिखेगा कि किस तरह से पथराव हुआ था। और देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी भी पत्थर वगैरह जो है वो दिख रहे हैं और आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और ये तमाम प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी जो है वो इतने उग्र हो गए कि घंटों तक जो है यहाँ पर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी इस पूरे हालात को काबू में लाने के लिए। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस की तैनाती कर दी गई है इस शूटी के शाहजूर मोड़ इलाके में। आप देखें यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है और साथ ही रैफ को भी जो है डिप्लॉय किया गया है। हमारे पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पूरा जो है रैफ की बटालियन को यहाँ पर तैनात किया गया है, कॉम्बैट पोस्ट है और रात भर जो है यहाँ पर पुलिस का पिकेट लगाया गया था ये सुनिश्चित करने के लिए कि फिर एक बार जो है यहाँ पर आगजनी ना हो। तो पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले और उससे पहले देखिए अभी से ही हिंसा को लेकर सियासी माहौल जबरदस्त तरीके से गर्म है। ऐसे में सबको लेकर बीजेपी कैसे ममता सरकार के ऊपर हमलावर है और बीजेपी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उसके ऊपर ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, ट्रेन रोकी गई। धुलिया में मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप लगे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने यहां इंटरनेट को बैन कर दिया है। रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। इन्हीं हिंसा और प्रदर्शनों को लेकर बंगाल में सियासत भी चरम पर है। बीजेपी सीधे सीधे इसको लेकर ममता सरकार पर निशाना साध रही है। More than 10 places in the state, the vandalism, rowdyism, in the name of the so-called peaceful movement, they attack the police cars, the Hindu temples, Hindu shops, Hindu houses, and common citizen of our state. The law and order of the state is completely worse. बीजेपी के ममता सरकार पर लगाए गए इन आरोपों के बाद सरकार के मंत्री सामने आए और सीधे केंद्र सरकार पर लोगों को वक्फ के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया। বাংলায় আমাদের কোনো সমস্যা নেই, কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলা হলো একমাত্র পীঠস্থান সর্বধর্ম সমন্বয়। এখানে যে বিলটা দিয়ে ধর্মীয় বিভাজন করার চেষ্টা করেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সেটা এখানে বাংলায় তার কার্যকারিতা নেই। वक्फ पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के बस से भगवा झंडा हटाने के मामले ने भी बंगाल में तूल पकड़ लिया है और टीएमसी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि जैसे बस से भगवा झंडा हटाना गलत है, वैसे ही मस्जिद के सामने डीजे बजाना भी गलत है। देखिए, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। जब कोई हिंदू धर्म का कोई जुलूस निकलता है तो उनसे वो दूसरे धर्म का कोई जगह पे रुककर डीजे बजाना, वहाँ पर हिंदू धर्म का फ्लैग लगा देना, वो ठीक नहीं है, वो प्रोवोकेशन है। और उल्टा जो लोग कोई बास से या कार से वो हिंदू धर्म वाला कोई फ्लैग कोई उतारा, वो भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते। बंगाल में वक्फ को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसके कारण यहाँ हिंसा भी हो रही है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे का बीजेपी आने वाले चुनाव में किस तरह से फायदा उठा पाती है। वक्फ बिल के कानून बनने के साथ में ही लगातार पूरे देश में प्रदर्शनों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र में भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुस्लिम संगठन लगातार इसको लेकर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है, देखिए आपकी रिपोर्ट में। मुंबई के पास ठाणे में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस दौरान हाथों में बैनर पोस्टर लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए और वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की। साथ ही इस आंदोलन को पूरे देश में करने की चेतावनी भी दी। अभी बहुत सारे आंदोलन चलेंगे और पूरा थाना राबोटी से लेकर के इंशाल्लाह महाराष्ट्र पूरे स्टेट से लेकर इंशाल्लाह ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में होंगे आने वाले टाइम में। प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सलीम नूरी भी वक्फ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के मंच पर दिखे और इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए संघ और बीजेपी पर निशाना साधा।
हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद पे खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे जब तक ये बिल लिया नहीं जाता, जब तक ये कानून बदला नहीं जाता, जब तक हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत का जो है मुकम्मल वादा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम रोड से नहीं उतरेंगे और ये हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी। गंगा जमुना तहजीब पर किसकी नजर लगी है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आरएसएस सबसे बढ़कर जो है उसका हाथ है। वो गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहती है। नहीं तो हजारों साल से यहाँ का हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का रिश्ता रहा है और गंगा जमनी तहजीब पर जो है मुसलमान अमल किया और हिंदू भाई भी आज भी अक्सरियत हिंदू भाइयों के हमारे साथ है। इस पर बीजेपी की नज़र है और आरएसएस की जो उसका करता धरता है। वक्फ कानून आने के बाद से ही देश भर के मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या आता है। साक्षी, मैदानी राज्यों में खास तौर पर क्योंकि हम दोनों दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ आज जो मौसम है बहुत ठंडा ठंडा सा है। सुबह सुबह ऐसा लग नहीं रहा कि अप्रैल का महीना चला, लेकिन पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहाँ जबरदस्त आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बीती रात भी जहां पर दिल्ली एनसीआर हो या फिर तमाम जो मैदानी इलाके हो, वहां पर तेज आंधी आई और सुबह हमने देखा भी कैसे अलग अलग जगह पर पेड़ टूटे हुए नजर आ रहे थे। उसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हुई और उसकी वजह से अलर्ट आने वाले दिनों में भी जारी कर दिया गया है। ओले पड़ने का भी अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहाड़ी राज्यों में लगातार बदलता मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कहीं पहाड़ से मलबा खिसकता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं जबरदस्त ओलावृष्टि देखी जा रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ में हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार है। चंबा, मंडी, कुल्लू में तेज आंधी की आशंका जताई जा रही है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। जर्रा जर्रा सफेद वादियों में बर्फबारी और बारिश, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सड़क पर लगा जाम। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी से एक बार फिर पहाड़ी इलाके में सर्दी लौट आई है। इस बर्फबारी से जहां तपिश झेल रही वादियां एक बार फिर से खिल उठी हैं। पहाड़ की चोटियों पर हो रही बर्फबारी से जहां मौसम सर्द हुआ है तो वहीं सैलानियों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते बर्फबारी के बीच सड़क पर जाम के हालात तक बनते नजर आ रही हैं। लाहौल स्पीति समेत ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 1 इंच तक बर्फबारी देखने को मिली है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना समेत कई इलाकों के लिए बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पुलिस की ओर से भी सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी है तो वहीं राजधानी शिमला समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके चलते सड़कें पानी से लबालब हो गई। लोअर बाजार और मिडिल बाजार में बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया। दोपहर में ही पूरा शहर हल्के अंधेरे में ढका हुआ नजर आया। दुकानों में घुसे पानी को निकालने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कांगड़ा और कुल्लू जिले में आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है, लेकिन निचले इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। और अभी श्वेता और मैं आपको बता ही रहे थे कि कैसे बीती रात को राजधानी दिल्ली हुआ, आसपास के इलाके हुए, नोएडा में मौजूद हैं और वहां पर भी तेज बारिश हुई, आंधी तूफान आया और आने वाले समय के लिए भी श्वेता सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही आंधी तूफान की जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कई जगहों पर तेज आंधी की वजह से पेड़ भी गिर गए हैं और कई गाड़ियों को नुकसान इससे पहुंचा है। और ये भी बताया जा रहा है कि आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि शुक्रवार को दिल्ली में तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। कई पेड़ गिर गए तो कई गाड़ियां और घरों को भी नुकसान पहुंचा और आज भी ऐसे ही आसार जताए जा रहे हैं। कई जगह पर रास्ते बंद हो गए थे पेड़ गिरने की वजह से। जबरदस्त ट्रैफिक जाम से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के हालात बने क्योंकि तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए। और देखिए, बीते दिन भी इसी बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की जान चली गई थी, बिहार में 25 लोगों की जान चली गई थी तेज आंधी तूफान की वजह से। वहीं कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में आपको देते हैं। धूल भरी आंधी सब कुछ उड़ा देने पर आमादा। सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल, हवा की रफ्तार बनी आफत। कहीं पेड़ गिरे तो कहीं बिजली के पोल। सड़कें जाम हो गईं, गाड़ियों और घरों को नुकसान हो गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो मिंटो रोड का इलाका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यहाँ पर लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े दफ्तर है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इस बिल्डिंग में कई जज और कई सांसद रहते हैं
और इस इलाके में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो भरभरा के गिर गया यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये जो तार है ये तार भी टूट गया और ये पेड़ ऐसे नहीं गिरा है। अब आप कल्पना करिए कि कितनी तेज आंधी तूफान आई होगी कि ये पेड़ जो यहाँ पर कोने में लगा हुआ था ये जड़ के साथ में उखड़कर नीचे गिर गया। मधु विहार इलाका है, वहां पर भी एक पेड़ गिरा, दीवार गिरी। एक चंद्र विहार का इलाका है, वहां पर भी दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पर भी दीवार गिर गई, 4 लोग वहां पर घायल हो गए। मधु विहार में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कई दिल्ली के कई इलाकों में जो है इस तरीके से आंधी तूफान आया कि उसके जद में, उसकी चपेट में, चाहे वो पेड़ गिरे हों या दीवारें गिरी हों, उसकी जद में आकर लोगों की मौत भी हुई है और घायल भी हुए। सेंट्रल दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के ठीक सामने आंधी में एक विशालकाय पेड़ बाइक पर आ गिरा। गनीमत रही कि वक्त रहते बाइक सवार नीचे उतर गया, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों की मदद से पेड़ को एक तरफ हटाया गया। क्या खड़ा था और अचानक मुझे आवाज आई पेड़ की करके, तो मैं बाइक से उतर गया। बाइक से मैं नीचे उतरा हूँ, उतनी देर में बाइक टूटी। कुछ इसी तरह से दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी तूफान से तबाही देखने को मिली। पेड़ का एक हिस्सा और बिजली का पोल गिरने से एक बाइक सवार शख्स जख्मी हो गया। पेड़ का हिस्सा गिरने से मौके पर खड़ी 5 गाड़ियां डैमेज हो गई। दिल्ली एनसीआर में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आफत के निशान हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं। देखिए, किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ जारी है और बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों को इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जैश का आतंकी सैफुल्ला इसमें ढेर किया गया है। कल सुबह इस मुठभेड़ की शुरुआत होती है। जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है, पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है और ड्रोन की सहायता से अलग अलग तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जाता है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आपको बता रहे हैं, ये मुठभेड़ अभी भी चल रहा है। पूरे इलाके को घेरा गया है क्योंकि और भी आतंकी क्या यहाँ छिपे हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद में अब खौफ भी देखा जा रहा है। अवैध तरीके से जो मदरसे बनाए गए थे उसको खुद ही ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना से यह खबर सामने आई है। दरअसल सोचिए, जो मदरसे का संचालक है साक्षी, उसको पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन तब तक कानून नहीं था। ऐसे में उसके मन में इस कानून को लेकर कोई डर नहीं था। अब जब कानून लागू हो चुका है देश में, तो अब इस संचालक ने खुद ही अवैध मदरसे को ढहाया है। वक्फ कानून बनने के बाद ये तस्वीर मध्य प्रदेश के पन्ना से आई है, जहां मदरसे को गिराया गया। बड़ी बात यह कि मदरसे को गिराने का काम खुद इसके संचालक की तरफ से करवाया गया। बीडी कॉलोनी की शासकीय भूमि पे यह अवैध मदरसा चल रहा था। संचालक को सरकार का नोटिस मिला और डर के मारे उसने खुद ही ये अवैध मदरसा गिरवा दिया। ने नोटिस दिया है हमको कि इसको आप हटा लीजिए, वरना शासन का अमला आके इसको हटाएगा। इसलिए कमेटी ने यह तय किया कि हम लोग स्वयं शासन की जो नोटिस आई है और आदेश पारित किया गिराने का, उसके बाद हम लोगों ने तहसीलदार साहब से संपर्क करने के पश्चात बताया कि हमारी कमेटी ने यह तय किया है कि हम लोग इसको स्वयं अपने हाथों से गिरा लेते हैं। ये अवैध मदरसा यहाँ पिछले 30 साल से चलाया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से मदरसे के संचालक को पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसने इसका जवाब तक नहीं दिया। मगर वक्फ कानून बनते ही जैसे ही प्रशासन का नोटिस मिला और प्रशासन ने कार्रवाई की धमकी दी, तो मदरसा संचालक ने खुद ही मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया। अभी यह जानकारी प्राप्त हुई है कि संबंधित मदरसा संचालक द्वारा स्वयं के स्तर से अपना अनाधिकृत जो भी स्ट्रक्चर है, भवन है, उसको तोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। अगर वो पूरा तोड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो शासकीय तौर पर तहसीलदार के आदेश के में जो व्यवस्था रखी गई है उसके तहत अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही वो करेंगे। इस मामले पर पन्ना के सांसद वीडी शर्मा का कहना है कि खुद वहां के मुस्लिमों ने इस अवैध मदरसे की शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि यह मदरसा वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से बना है और यहां से अनैतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। मुझे अल्पसंख्यक के एक भाई ने आकर के यहाँ बताया कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है,
हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। वक्फ कानून के आने के बाद इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं MP पन्ना से आई ये खबर चेतावनी है देश के उन सभी लोगों के लिए जो वक्फ के नाम पर जमीन हड़प कर उस जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं।